तो फ्रेंड्स हम लोग आज पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन। अगर इसके पहले वाले लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए जाके इसके प्लेलिस्ट में। वहाँ पे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस सारे सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको रिवीजन करना है प्रीवियस ईयर का तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में एक बार जाके ज़रूर चेक कीजिए। और आज का पहला क्वेश्चन है, जीवंत ग्राम कार्यक्रम है, इसके संबंध में सही कथन का चयन करिए। तो यह बिहार के सड़क के लिए था, नहीं था। यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए था। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या था। तो पीएम किसी जो योजना है उसका उद्देश्य था किसानों और केरोसिन का। तो देखिएगा किस ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन में दिया है डी में कि किसानों की डीजल और जो केरोसिन है उस पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों की योजना का उद्देश्य सौर ऊर्जा से जोड़ना। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका आरंभ कब हुआ था। तो यह 2019 में आरंभ हुआ था। पीएम कुसुम योजना प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, इसका फुल फॉर्म है। सौर ऊर्जा की स्थापना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़कर किसानों की डिजिटल पर निर्भरता को समाप्त करना था। तो जो डीजल पर जो किसान निर्भर थे उसको समाप्त करना था। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से भारत निर्माण का कौन सा अंग नहीं है। तो कृषि आधारित उद्योग यह भारत निर्माण का अंग नहीं है, क्योंकि ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण टेलीफोनिंग, ग्रामीण आवास ये सब निर्माण के अंग है। और कृषि तो शुरू से ही भारत देश में था। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और यह कब प्रारंभ किया गया था। तो 16 दिसंबर 2005 को प्रारंभ किया गया था भारत निर्माण कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा। और इसका उद्देश्य था ग्रामीण अवसंरचना का विकास करना। इसकी कार्य योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत, सड़क, पेयजल, दूरसंचार, सिंचाई, आवासों का निर्माण शामिल था। और इस जो कार्यक्रम में सिंचाई में क्या क्या शामिल थे। तो सिंचाई से त्वरित गति से लाभ देने वाले प्रोग्राम जिसे AIBP कहते हैं, और नदी परियोजनाओं की इंटरलिंकिंग, जल निकायों की मरम्मत, पुनरुद्धार और जीर्णोद्धार की योजना। कृषि आधारित उद्योग भारत निर्माण योजना का अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि जो भारत माला परियोजना है इससे भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है। तो सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। इसको कब मंजूरी मिली थी। तो 24 अक्टूबर 2017 को मंजूरी प्रदान हुआ था भारत माला परियोजना को। और इसका अनुमानित अवधि 5 वर्ष है। और इसकी लंबाई राष्ट्रीय राजमार्ग की कितना है। तो 34,800 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि जो योजना आयोग है इसमें 1993 से 94 में बिहार के लिए जो गरीबी रेखा है का BPL जो निम्नलिखित प्रतिशत प्रकलित किया है। तो 55। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि जो विश्व बैंक है इसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन 4 राज्यों में निवास कौन कौन करता है। तो बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय योजना के अनुसार कौन सी गरीबी रेखा के लिए सही है। तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति 26 रुपये प्रतिदिन, और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति के लिए नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 26 दिन और नगरीय क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति के लिए 32 रुपये। तो इसका आंसर 2 और 3 हो जाएगा। नगरीय में 32 रुपये और ग्रामीण में 26 रुपये। तो 2 और 3 ऑप्शन सी में दिया है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि जो NSO है इसके अनुसार 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो NSO के बारे में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा को 27.2 रुपये प्रतिदिन को परिभाषित किया गया। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। शहरी क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा को 33.33 प्रति व्यक्ति परिभाषित किया गया। ये भी ऑप्शन सही है। भारत की 21.9% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। तो ये भी ऑप्शन सही है।
ऑप्शन डी दिया है कि भारत की 33.35% गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है, तो यही ऑप्शन गलत है। इसके अनुसार पूछा था कि एनएसओ के अनुसार गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं, तो ऑप्शन डी सही नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत का जो अधिकतम विदेशी मुद्रा है किसके निर्यात से कमाता है, तो सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कपड़ा से मिलता है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत से जो निर्यात होने वाला सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है, तो भारत से निर्यात होने वाला सबसे महत्वपूर्ण वस्तु इस ऑप्शन में चावल है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि जो नंदीग्राम क्षेत्र है सेज नीति के अंतर्गत किस समूह को अनुमानित किया गया है, तो सलीम समूह को। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है अगला कि निम्नलिखित में से किन वर्षों में व्यापार संतुलन व्यापार के लिए अनुकूलन है, तो 1972 से लेकर 73 तक और फिर 1976 से लेकर 77 तक। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि नई मुद्रा यूरो किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, तो 1999 में प्रारंभ किया गया था। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जनवरी 1999 से प्रचलन में आई यूरोपीय संघ की एकल मुद्रा यूरो लेखा की इकाई है और 1 जनवरी 2002 से यह वास्तव में चलन में है। इसे वर्तमान में यूरोपीय संघ के 27 में से 20 देशों द्वारा अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन है रुपए की जो परिवर्तनीयता है इसका तात्पर्य क्या है, तो रुपए को अन्य प्रमुख मुद्राओं तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपए से मुक्त करके परिवर्तित कर देने की अनुमति, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि जो भारत सरकार है तो इसके कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का कितना % योगदान है, तो कितना % योगदान है देखिएगा 11% के आसपास योगदान था, तो इस ऑप्शन में नहीं दिया, इसलिए इसका आंसर अब ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं दिया है कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण भारत सरकार के लिए 31 मई 2023 की स्थिति के अनुसार भारत में स्थापित विद्युत क्षमता 4,17,668 मेगावाट थी। इसमें जल का विद्युत योगदान कितना था, तो 46,850 मेगावाट यानी कि 11.2%। अगला क्वेश्चन दिया है तो राष्ट्रीय राजमार्ग को कौन जोड़ता है इलाहाबाद से हल्दिया तक, तो इस ऑप्शन में नहीं दिया, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। भागीरथी हुगली गंगा नदी तंत्र है वो इलाहाबाद से हल्दिया तक, इस भाग को क्या कहा जाता है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग है संख्या 1 है, तो इलाहाबाद से हल्दिया तक कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1986 ईस्वी में और इसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। यह देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है। भारत में कुल राष्ट्रीय जलमार्ग कितने हैं, तो 5 राष्ट्रीय जलमार्ग प्रचलन में है और राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 द्वारा 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन दिया है राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस से संबंधित सही कथन चुनिए, तो एनपीएस को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो राष्ट्रीय पेंशन योजना है यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है, राज्य सरकार और अन्य कर्मचारियों के लिए अनिवार्य नहीं है और यह विनिमय पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। इस योजना से जुड़ने वाले देश के 18 से 70 वर्ष के सभी नागरिकों के लिए यह स्वैच्छिक योजना है। अगला क्वेश्चन दिया है कि जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है इसके बारे में कौन सा कथन गलत है, तो जल निकाय की मरम्मत और नवीनीकरण, ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी में दिया है कि कुओं का निर्माण, तो ये ऑप्शन गलत है, यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुओं का निर्माण। जल वृत्तों के पुनर्भरण में जो पुनर्भरण है उसमें वृद्धि है, तो इस सिंचाई योजना के बारे में सही है और वर्षा संचयन योजना भी सही है और ये ऊपर वाला भी सही। तो इसका आंसर पूछा है तो कौन सा गलत है, तो गलत कुओं का निर्माण हो जाएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है, तो किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी प्रवाह उच्चतम है, सेवा क्षेत्र में। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है, तो दिल्ली से मुंबई तक। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
और यह समझौता कब हुआ था? तो 2006 में हुआ था। किस देश के बीच में? तो भारत और जापान के बीच में। भारत का दिल्ली मुंबई औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। तो यह भारत और जापान सरकार के मध्य 2006 में समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर कौन था? तो उस टाइम जब एग्जाम हुआ था उर्जित पटेल थे। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 2018 में 2016 से लेकर 18 तक उर्जित पटेल गवर्नर थे। उस टाइम एग्जाम हुआ था, इसलिए उर्जित पटेल उस टाइम के आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है? तो 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि जो G15 है इसका मतलब क्या होता है? G15 तो विश्व के विकासशील देशों का संगठन है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन देखिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन इम्पोर्टेंट है कि G15 विकासशील देशों में परस्पर सहयोग को बढ़ाने हेतु एक अनौपचारिक संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? सितंबर 1989 में जो बेलग्रेड यूगोस्लाविया है उसके 9वें निर्गुट शिखर सम्मेलन के समय हुआ था। G15 जो है उसका सचिवालय कहाँ है? तो जेनेवा में है, स्थित प्रौद्योगिक सेवा सुविधा से संचालित होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि जो कौन सा देश इसमें से G8 में उसका सदस्य नहीं है? तो G8 समूह का सदस्य कौन सा देश नहीं है? तो स्पेन नहीं है, फ्रांस, जर्मनी और इटली है। इसका एक्सप्लेनेशन इम्पॉर्टेंट है। देखिएगा कौन कौन सा जो 8 देश है वो है G7 विश्व के 7 औद्योगिक रूप से विकसित गैर समाजवादी देशों का एक संगठन था, जिसमें अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जापान सम्मिलित था। और इस जो बाजार उन्मुखी अर्थव्यवस्था है इसके अग्रसर होने के पश्चात रूस भी इसमें शामिल हो गया 1997 में। तो इसे G8 के नाम से जाने लगा। पहले क्या नाम था इसका? तो G7 था। और उसमें अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जापान देश थे। और इसमें कौन शामिल हुआ? तो रूस शामिल हुआ। उसके बाद इसका नाम G8 पड़ गया। और वर्तमान में रूस सदस्यता निलंबित होने के कारण पुनः इसे G7 यानी कि रूस फिर से इस सदस्यता अपना हटा लिया है G8 से, तो फिर इसका नाम G7 हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया है कि जो आसियान है यह किसके लिए है? तो आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट जो एशियन नेशन है इसके लिए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या है आसियान का? तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन दक्षिणी पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ है। तो फ्रेंड्स हम लोग आगे क्वेश्चन कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आप TR4 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके एक बार जरूर चेक कीजिए, क्योंकि TR1 से लेकर 3 तक के जितने भी एग्जाम हुए अभी तक सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कराए गए हैं। तो आप एक बार ज़रूर पढ़िए। और जो BPSC द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं वो भी सारे सब्जेक्ट के कंप्लीट हो गए हैं। तो एक बार ज़रूर पढ़िए अगर आपको रिवीजन करना है तो।